ये कि C++ में कोड लिखने से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक क्या क्या प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये वीडियो जो है ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, शुरुआत करेंगे। तो अभी बात यह है कि C++ क्या है। C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके जब हम लोग कोड लिखते हैं तो उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। जब हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड लिखते हैं तो हम उसे C++ सोर्स कोड कहते हैं। और आपको पता है कि हम लोग कोड लिखेंगे और उसे कंप्यूटर मेमोरी में एक कंप्यूटर फाइल के रूप में सेव करेंगे। तो जो फाइल किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को कंटेन करता है उसे हम लोग सोर्स फाइल कहते हैं, और जो फाइल C++ में लिखा हुआ सोर्स कोड को कंटेन करता है उसे हम लोग C++ सोर्स फाइल कहते हैं। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि एक फाइल के अंदर C++ में लिखा हुआ सोर्स कोड है, या फिर हम लोग ये कैसे पता करें कि एक फाइल जो है वो C++ सोर्स फाइल है। तो नॉर्मली जब हम लोग फाइल्स को देखते हैं तो वहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt, उसी तरह MP3 फाइल जो है उसका एक्सटेंशन होता है .mp3, PDF फाइल में .pdf होता है। यहाँ पे जब हम लोग इस एक्सटेंशन को देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन को देखते हैं, तो तब हम लोग बता सकते हैं कि ये फाइल जो है इसके अंदर किस तरह का कंटेंट है। इसी तरह C++ सोर्स फाइल जो है उनको सेव करते वक्त उन फाइल्स के लिए एक्सटेंशन होता है .cpp। ये .cpp जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल एक्सटेंशन है C++ सोर्स फाइल के लिए। इसके अलावा आप लोग .cc देख सकते हैं, .cp देख सकते हैं, .C देख सकते हैं और .cxxx भी देख सकते हैं। यहाँ पे .cpp जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज फाइल एक्सटेंशन है, और इसके अलावा ये सब एक्सटेंशन को भी कुछ प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक और टाइप का फाइल होता है C++ में जिसके अंदर हम लोग सोर्स कोड को सेव कर सकते हैं। उन फाइल्स को हम लोग हेडर फाइल्स कहते हैं, और इन हेडर फाइल्स और ये जो नॉर्मल फाइल है C++ के, इनमें थोड़ा डिफरेंस है और उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो हेडर फाइल्स है इनके फाइल एक्सटेंशन होता है .h और .hpp। यहाँ पे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी हेडर फाइल्स को यूज़ किया जाता है, और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो हेडर फाइल है उनका एक्सटेंशन होता है .h। अगर आप लोग C++ में हेडर फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको .hpp एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे प्रोग्रामर .h एक्सटेंशन को ही यूज़ करते हैं C++ हेडर फाइल्स के लिए, पर आप लोग अगर .hpp एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो आप उस फाइल को देखते ही बता सकते हैं कि वो फाइल जो है वो C++ का हेडर फाइल है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो फाइल .cpp एक्सटेंशन कंटेन करता है और ये जो फाइल .hpp एक्सटेंशन कंटेन करता है, इनके बीच में क्या फ़र्क है। ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर किसी भी फीचर जो हम लोग हमारे प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके डिक्लेरेशन को लिखा जाता है। यहाँ पे वो जो फीचर है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर हमने हमारे प्रोग्राम में एक फीचर को क्रिएट किया है ऐड 2 नंबर को ऐड करने के लिए, तो इस हेडर फाइल के अंदर ये जो फीचर है इसको डिक्लेयर किया जाएगा। इसका नाम क्या है, इसे यूज़ करने के लिए हमें कितने वैल्यूज़ पास करना होगा, इस सब को इस हेडर फाइल के अंदर क्रिएट किया जाता है, और या फिर ये जो फाइल .hpp एक्सटेंशन कंटेन करता है इसके अंदर लिखा जाता है। और ये जो फाइल होते हैं .cpp एक्सटेंशन के, इनके अंदर ये जो फीचर्स होते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन को लिखा जाता है। मतलब है कि ये ऐड फीचर जो है ये कैसे काम करना चाहिए वो जो है इस .cpp फाइल जो होते हैं इसके अंदर होता है। इसके बारे में आप लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। जब आप लोग इन्हें यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर अभी आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप बस ये याद रखिए कि C++ में .cpp फाइल और .hpp फाइल के अंदर सोर्स कोड को लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने C++ सोर्स फाइल के बारे में जाना है, तो अभी हम लोग बात करेंगे C++ में कोड लिखने के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड लिखते वक्त हम लोगों को हमारे प्रोग्राम में
कुछ काम को हमेशा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर प्रोग्राम्स में हमें अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू लोअर केस में है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर अपर केस में है तो लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करना पड़ता है, या फिर यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। और इसी तरह बहुत सारे काम हैं जिससे हम लोग ज़्यादातर प्रोग्राम में यूज़ करते रहते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऐसे जो काम हम लोग कॉमनली करते रहते हैं प्रोग्राम में, उन्हें करने के लिए बिल्ट इन फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। हमें उन काम करने के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो काम करने के लिए कोड को ऑलरेडी लिखा जाता है और उसे दिया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। आपको बस अगर वो काम करना है तो उस फीचर को यूज़ करना है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये भी उन बिल्ट इन फीचर्स को प्रोवाइड करता है, और C++ के बिल्ट इन फीचर आपको C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के द्वारा मिलता है। आप आपके प्रोग्राम में इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जो फीचर है उन्हें यूज़ कर सकते हैं और आप आपके प्रोग्राम को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में अगर हमें कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करना है स्क्रीन में, तो हम लोग इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो फीचर मिलता है वो काम करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, और उस फीचर को हम लोग बता सकते हैं कि मुझे ये टेक्स्ट प्रिंट करना है, बस वो फीचर अपना काम कर देगा। हमें वो काम जो है उसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपना काम आसान हो जाएगा। ये हुआ C++ जो नॉर्मल फीचर प्रोवाइड करता है उसके बारे में। इसके अलावा C++ में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक फीचर आप क्रिएट कर सकते हैं और उसे बाकी प्रोग्रामर के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये मानते हैं कि आपने एक फीचर डेवलप किया है जो आपके डिस्क के अंदर से एक MP3 फाइल को लोड करेगा और उसे प्ले करेगा, और आपने उस फीचर को डेवलप करके उसे बाकी प्रोग्रामर्स के साथ शेयर किया है। तो अगर कोई और प्रोग्रामर को वो काम करना है, उसे डिस्क से MP3 फाइल को लोड करके प्ले करना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहले कि वो काम करने के लिए खुद से कोड लिखे, या फिर आपने जो कोड डेवलप किया है उसे यूज़ करे। अगर वो प्रोग्रामर आपने जो कोड दिया है उसे यूज़ करता है तो उसका काम जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह C++ में बहुत सारे जो फीचर्स प्रोग्रामर्स ने डेवलप किया है उन्हें भी आप लोग अगर अवेलेबल है तो यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरी कहते हैं। इसे आप लोग चाहे तो अगर आपको ज़रूरत है तो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फीचर को यूज़ करते हैं या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरी के फीचर को यूज़ करते हैं, तो हम लोग वो जो फीचर जो है उनके हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। मैंने बताया था कि हेडर फाइल्स के अंदर वो जो फीचर होते हैं उनका डिक्लेरेशन होता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो हम लोग जब हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं तो वो जो फीचर जो है वो हम लोगों को मिलेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। अगर हम लोग चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम को हम लोग मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम छोटा है तो आप लोग एक फाइल के अंदर उसे लिख सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो आप एक फाइल के अंदर उसे नहीं लिख पाएंगे, और आपको लिखना भी नहीं चाहिए। और C++ में आप लोग आपके प्रोग्राम को मल्टीपल फाइल में डिवाइड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आप एक जो चीज़ है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोग्रामर आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो लोग आपके जो प्रोजेक्ट है उसके किसी और पार्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बाद में आप लोग उन सब को मिला के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हमने हमारा प्रोग्राम को दो फाइल में डिवाइड करके लिखा है। पहला फाइल है 1.cpp और दूसरा फाइल है 2.cpp, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा है कि हमने प्रोग्राम तो लिखा है पर हम लोग इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि C++ जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे एज अ प्रोग्रामर हम लोग देख के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, पर कंप्यूटर इसे समझता नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, बाइनरी लैंग्वेज में होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो कोड है इसे C++ सोर्स कोड से मशीन कोड पे कन्वर्ट करना होगा, ताकि कंप्यूटर जो है वो इसे देख के समझ के एग्जीक्यूट कर सके।
और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि कंप्यूटर में हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट फाइल जो है उसे हम लोग ओपन करके देख सकते हैं कि क्या है, उसके अंदर हम लोग कंटेंट्स को सेव कर सकते हैं, पर उन्हें हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर हम लोग कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोगों को एग्जीक्यूटेबल फाइल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में .exe फाइल जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं, विंडोज़ में अगर आप लोग exe फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, वो प्रोग्राम रन हो जाता है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे पहले क्या करना है, हमारे ये जो सोर्स कोड है इससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करना है जिसे हम लोग कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है इसे हम लोग बिल्ड प्रोसेस कहते हैं। और अभी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या किया जाता है। तो इस बिल्ड प्रोसेस का पहला स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग। इस प्री प्रोसेसिंग के स्टेप में एक प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर। ये एक मैक्रो प्रोसेसर है जो आपके सोर्स कोड जो है उसे ऐसा इनपुट लेता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक इंटरमीडिएट फाइल को जनरेट करता है जिसके अंदर आपने जो कोड लिखा है उसे प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रहता है। यहाँ पे ये जो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम है ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो सीरीज में बाद में देखेंगे। अगर हम लोग इसकी काम के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करता है, आपके कोड जो है उसे क्लीन करता है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे न्यू लाइन को यूज़ किया है तो उन्हें रिमूव करता है। अगर आपने कमेंट्स यूज़ किया है जिसके बारे में आप लोग अगले वीडियोस में जानेंगे तो उन सब को रिमूव करता है, आपको आपके जो प्रोग्राम है उसे क्लीन करता है। और आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग हमारे प्रोग्राम में ये जो लाइब्रेरी फीचर होते हैं उनके हेडर फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये प्री प्रोसेसर उनके कंटेंट जो है उस हेडर फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है उसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, ये सब काम करता है। और उसके बाद ये एक फाइल जनरेट करता है जिसके अंदर इस प्री प्रोसेसर का आउटपुट होता है। अगर इस प्री प्रोसेसर का आउटपुट को सेव किया जाता है तो C++ में उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .ii। ठीक है, यहाँ पे हमने कोड लिखा है 1.cpp और 2.cpp फाइल के अंदर, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है 1.ii 2.ii। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो कोड है इंटरमीडिएट कोड है इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम को यूज़ करते हैं और उसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड को लेता है और उसे लोअर लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे एक कंपाइलर ये जो इंटरमीडिएट कोड ये प्री प्रोसेसर जनरेट करता है उसे लेता है और उसे लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे कंपाइलर हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसे हम लोग कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग C++ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे C++ कंपाइलर को यूज़ किया जाएगा। बहुत सारे C++ कंपाइलर्स अवेलेबल है और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग एक C++ कंपाइलर को यूज़ करेंगे जिसे GCC प्रोवाइड करता है। GCC का मतलब होता है GNU कंपाइलर कलेक्शन। ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर्स को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ऑब्जेक्टिव C के लिए, गो लैंग्वेज के लिए। इसी तरह ये C++ के लिए भी एक कंपाइलर को प्रोवाइड करते हैं। ओपन सोर्स है, फ्री में मिलता है, तो हम लोग इस कंपाइलर को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपाइलर जो है वो हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड को ऐसे इनपुट लेते हैं और उसे लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ कंपाइलर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और कुछ कंपाइलर असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और ये दोनों जो है ये लोअर लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये जो कंपाइलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो GCC का C++ कंपाइलर है, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो प्री प्रोसेसर का आउटपुट को GCC के C++ कंपाइलर के लिए इनपुट दिया जाएगा और ये GCC का C++ कंपाइलर हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। और ये जो फाइल जिसके अंदर इस असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को कंटेन किया जाता है उनका एक्सटेंशन होता है .s। यहाँ पे हमने कोड लिखा है 1.cpp और 2.cpp के अंदर, उन्हें प्री प्रोसेस करने के बाद मिलता है 1.ii 2.ii और कंपाइल करने के बाद, कंपाइलेशन प्रोसेस होने के बाद हमें मिलेगा 1.s और 2.s। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे ये कंपाइलर जो है ये एक और काम करता है, वो है कि ये C++ कंपाइलर कोड को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते वक्त ये चेक करता है कि जब आपने कोड लिखा है उस वक्त C++ के जो सारे रूल्स है उन्हें फॉलो की है नहीं है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, C++ में भी है। फॉर एग्जांपल हर एक वैलिड स्टेटमेंट जो है वो एक सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। अगर आपने उस रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो कंपाइलर उसे देखेगा और आपको ये एरर जनरेट करेगा, आपको बताएगा कि आपने गलती की है, तो आपको आपके सोर्स कोड में जाना है, उस गलती को सॉल्व करना है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है उन्हें फिर से करना है। जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होता है तब आपको ये असेंबली कोड मिलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये थियरी पार्ट है। जब हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे मैं आपको ये जो हर एक स्टेप जो है इसका आउटपुट दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको असेंबली कोड मिला है, इसे अभी मशीन कोड पे कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम को यूज़ करेंगे, उसका नाम है असेंबलर। असेंबलर जो है ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को ऐसा इनपुट लेता है और ये ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है। ये ऑब्जेक्ट कोड जो है ये मशीन कोड होता है और जिस फाइल के अंदर इन ऑब्जेक्ट कोड को सेव किया जाता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। तो यहाँ पे ये असेंबलर हमारे इस एग्जांपल के लिए 1.s और 2.s जो है ये दो फाइल के लिए दो ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट करेगा, 1.obj और 2.obj। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो ऑब्जेक्ट फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .obj, यूनिक्स में .o होता है। ठीक है, अभी हमको ऑब्जेक्ट फाइल मिला है जिसके अंदर हमारा जो सोर्स कोड है उसका मशीन फॉर्म है, उसका मशीन कोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है। पर हम लोग अभी इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा हर एक सोर्स कोड के लिए हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट कोड मिला है। इससे बहुत सारा एडवांटेजेस है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं तो हर एक फाइल के लिए ये जो स्टेप्स हैं उन्हें सेपरेटली कर सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक और प्रोग्राम को यूज़ करेंगे जिसका नाम है लिंकर। ये लिंकर क्या करता है, ये हमारे ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स है इन्हें लेता है और इन सब को लिंक करता है और ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करके देता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग कोड लिखेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और एक्सटर्नल लाइब्रेरी के अंदर जो फीचर अवेलेबल है उन्हें यूज़ करेंगे अगर हमें चाहिए तो। अगर हमने इन लाइब्रेरी फीचर्स को यूज़ किया है तो कोड लिखते वक्त हम लोग सिर्फ उनके हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, पर लिंकिंग करते वक्त जो है ये जो फीचर हमने इंक्लूड किया है उनको जो इम्प्लीमेंट किया हुआ कोड है उनके ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम के साथ। तो ये लिंकर जो है ये मेक श्योर करता है कि हमारे प्रोग्राम में जो भी फीचर हमने यूज़ किया है वो सब अवेलेबल हो हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ये विंडोज़ एनवायरनमेंट में .exe एक्सटेंशन कंटेन करता है और बाकी एनवायरनमेंट में वहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उन्हें कंटेन करता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो दो तरह के एक्सटर्नल लाइब्रेरी हो सकते हैं, स्टैटिक लाइब्रेरी और डायनामिक लाइब्रेरी, जिसके बारे में आप लोग बाद में इस वीडियो सीरीज़ में जानने वाले हैं। पर अभी आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि लिंकर जो है ये मेक श्योर करता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जो भी फीचर हमने यूज़ किया है वो सब प्रॉपरली लिंक हुआ है। तो ये जॉब है लिंकर का। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सब ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट किया जाता है, इसे हम लोग लिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे एक और बात हो सकता है वो है कि इन फाइल्स को लिंक करते वक्त अगर लिंकर को जो फीचर हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है अगर वो नहीं मिलता है तो लिंकर जो है ये एरर क्रिएट करता है, कहता है कि आपने जो फीचर की बात की है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिंकर के लिए उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी को मैनुअली देना पड़ता है। अगर आपने सोर्स कोड में उन्हें इंक्लूड करते वक्त गलती की है तो सोर्स कोड में जाके उसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को मिला है यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो नेक्स्ट बात यह है कि हमें ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसे एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक और प्रोग्राम को यूज़ करेंगे जिसका नाम है लोडर। ये लोडर जो है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्राइमरी मेमोरी जो है
उसके अंदर लोड करता है, जो रैम जो है वहाँ पे लोड करता है, ताकि CPU जो है वो इसे एग्जीक्यूट कर सके। यहाँ पे लोडर सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही नहीं, बल्कि ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बाकी जो चीज़ें चाहिए उन सब को लोड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को CPU एग्जीक्यूट करता है और इसे एग्जीक्यूट करने पर हम लोगों को आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे जब आपको आउटपुट मिलता है तो ये आउटपुट जो है ये प्रॉपर आउटपुट हो सकता है या फिर गलत आउटपुट हो सकता है। तो यहाँ पे गलत आउटपुट कैसे हो सकता है? यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग एक C++ का प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे हम लोग एक सर्कल जो है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, पर कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, तो उसको नहीं पता है कि सर्कल के जो एरिया है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। उस फार्मूला को और वो जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम लोगों को हमारे सोर्स कोड में देना पड़ता है। अगर हमने उस फार्मूला को लिखते वक्त गलती की है तो कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि हमने उस फार्मूला में गलती की है। तो ये कंप्यूटर जो है ये हमने जो फार्मूला दिया है उसके हिसाब से आउटपुट को कैलकुलेट करके दिखाएगा, पर क्योंकि हमने हमारे फार्मूला में गलती की है तो आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगा, वो कुछ और वैल्यू आएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, पर आउटपुट जो है वो सही आउटपुट नहीं होता है। अगर ऐसी बात होता है तो आपको आपके प्रोग्राम में वापस जाना है, आपको आपके प्रोग्राम को चेक करना है, उसे टिक करना है और बाद में ये जो प्रोसेस है उन्हें रिपीट करके एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करके उसे एग्जीक्यूट करके प्रॉपर आउटपुट को लेना है। तो अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है, इन सब को करना पड़ता है, पर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम की ज़रूरत है हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करके उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सब एक बंडल में आता है और इसे हम लोग टूल सेट कहते हैं। आपको उस टूल सेट को इंक्लूड करना है और ये जो टूल सेट जो है ये आपको एक ऑप्शन भी देते हैं, वो है कि अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ एक कमांड को राइट करके ये जो सारा प्रोसेस है उन्हें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो आप बस एक कमांड लिखेंगे और ये सब प्रोसेस होके आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इंडिविजुअली आप लोग हर एक स्टेप को कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ये जो सारा स्टेप है इन्हें एक ही कमांड में कर सकते हैं। और इससे भी आसान कर सकते हैं, अगर हम लोग IDE को यूज़ करेंगे तो आपको बस एक बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है, वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग बात करेंगे प्री प्रोसेसर के बारे में। हम लोग कहेंगे कि कंपाइल करेंगे, अभी हम लोग कहेंगे कि अभी लिंकिंग हो रहा है। तो जब हम लोग उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, प्रोग्राम किस स्टेज में है, आपको एक आइडिया होने की ज़रूरत है। उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है।